17 सितंबर की शाम को एक खबर आती है कि लेबनान में कई सारे पेजर्स अचानक से फटे और एक वीडियो सोशल मीडिया पर जो खूब वायरल हुआ, उस वीडियो में दिख रहा है कि एक दुकान है जहां पर लोग सामान खरीद रहे हैं, फल और सब्जी की दुकान है। वहां पे अचानक से ब्लास्ट होता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। ऐसे कई वीडियोस आए और कहा गया कि 3,000 से ज़्यादा पेजर्स में ब्लास्ट हुआ और आरोप लगा इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद पर। और इस हमले में बताया गया कि ईरान के एम्बेसडर हैं, वो भी घायल हुए हैं और इसके अलावा 9 डेथ काउंट है अभी तक ऑफिशियल और 3,000 का डेटा चल रहा है घायलों का। तो थोड़ा सा बताइए, सबसे पहले वो घटनाक्रम हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या हुआ था लेबनान में, कल हुआ क्या? जो खबरें आई अलग अलग सोर्सेज से लोगों ने समझी, हुआ क्या था वो? सबसे पहले तो जो दर्शक इसको YouTube पे देख रहे होंगे उन्हें बताना पड़ेगा पेजर होता क्या है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों ने पेजर इस्तेमाल नहीं किया। तो 90 के दशक में जब मोबाइल फ़ोन्स बिल्कुल अभी शुरू ही हुए थे, तो पेजर मतलब पेज से पेजर आया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो रेडियो सिग्नल्स को टेक्स्ट मैसेज में कन्वर्ट कर दे। अगर आपके पास आप एक FM रेडियो इस्तेमाल करते हैं, FM रेडियो सिग्नल्स को एक तरह से कन्वर्ट करता है साउंड वेव्स में, आप सुनते हैं। पेजर उन्हीं रेडियो सिग्नल्स को मैसेज में कन्वर्ट करता है। अगर कोई महत्वपूर्ण मैसेज है तो 90 के दशक में जो बड़ी कंपनियां थी वो अपने एम्प्लॉयज़ को मैसेज करने के लिए पेजर इस्तेमाल करते थे। पत्रकारों के बीच में 90 के दशक में पेजर बहुत ही पॉपुलर था। उन्हें ब्रेकिंग न्यूज समय पेजर, क्योंकि मोबाइल में SMS, मोबाइल फोन तो बहुत महंगे थे, कॉल्स, इनकमिंग कॉल्स के भी पैसे लगते थे, तो पेजर उस समय एक सस्ता उपाय माना जाता था। तो आपके फ़ोन से अगर हम बाकी सब कुछ, आपके स्मार्टफोन से हम स्मार्ट हटा दें और कॉलिंग भी हटा दें और सिम कार्ड भी हटा दें और वो रेडियो सिग्नल्स पे सिर्फ SMS, वो भी सिर्फ इनकमिंग हो, तो मोटा मोटा ये शुरुआती पेजर का कॉन्सेप्ट था। धीरे धीरे उसमें इवॉल्व होता गया, लेकिन जब फ़ोन स्मार्ट होते गए तो पेजर का मार्केट कम होता गया और आज के डेट में पेजर बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कल शाम को लोकल टाइम 3:30 बजे के आसपास बाकी दुनिया को शायद पता भी नहीं होगा कि लेबनान में हिजबुल्लाह के लोग पेजर इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी दुनिया को ये पता चला कि हिजबुल्लाह के जो ऑपरेटिव जो पेजर इस्तेमाल कर रहे थे, अचानक से वो बम की तरह फटने लगे और एक साथ फटने लगे। ऐसा नहीं हुआ कि वो कई घंटों का अंतराल पे हुआ, वो एक साथ ही इस तरह के कई वीडियोस आने लगे। वहाँ के लोकल मीडिया में रिपोर्ट हुआ, सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे फुटेज आए जिसमें देखा गया कि लोगों के पेजर्स एक्सप्लोड हो रहे हैं, फट रहे हैं बम की तरह। जो आधिकारिक वर्जन है हिजबुल्लाह की तरफ से, उन्होंने कहा है कि ये इजराइल का किया धरा है। इजराइल ने इस पे कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। इजराइल ने ना तो इसे नकारा है ना इसे स्वीकार किया है। अमेरिकन जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनकी कल एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग थी वाशिंगटन में। उन्होंने वहाँ के लोकल मीडिया संस्थानों को बताया है कि ये इजरायली एजेंसीज का एक किया हुआ ऑपरेशन है जिसमें हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स को टारगेट किया गया था। तो अब ये बताइए कि आपने पेजर की तकनीक बता दी कैसे काम करता है, तो कहा जा रहा है कि पेजर ये साइबर अटैक था और पेजर को हैक करके अटैक किया गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना? कल जब ये सोशल मीडिया पे वीडियोस जब चलने शुरू हुए तो पहली थियरी यही आई कि चूंकि इजराइल जाना जाता है अपनी साइबर कैपेबिलिटीज के लिए, तो पहली थियरी यही आई कि इजराइल ने पेजर्स को हैक कर लिया और उसको बम बना दिया और वो एक्सप्लोड हो रहा है। सुनने में ये बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, बड़ा रोचक लगता है, लेकिन ये सही नहीं लगता है। अगर आप पेजर की जो लिमिटेशंस हैं उस पर अगर आप विचार करें, पेजर एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये कोई डिजिटल डिवाइस नहीं है, आपका स्मार्टफोन नहीं है, तो इसके अंदर कोई ऐसा सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर नहीं है जिसे आप क्लाउड पे अपग्रेड कर सकें, उसको मॉडिफाई कर सकें, इंस्टॉल कर सकें और रीप्रोग्राम कर सकें कि वो फट जाए। इसमें जो अब सवाल उठता है कि अगर साइबर हैक नहीं था तो फिर क्या था, फिर कैसे फटा ये टेक्नोलॉजी, और थी तो कहाँ थी भाई, अब तक क्यों नहीं इस्तेमाल हुई? उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा और पीछे चलना पड़ेगा। आखिर हिजबुल्लाह पेजर इस्तेमाल ही क्यों कर रहा था? आज के डेट में, क्रांति में, आज के डेट में क्यों इस्तेमाल कर रहा था? तो
आपको पेगासस का आपने सुना होगा भाई, स्पाईवेयर था। स्पाईवेयर का इस्तेमाल होता था आपके हर मैसेज को सुनने में, पढ़ने में, आपके हर फोन कॉल को रिकॉर्ड करने में, आपके कैमरे का इस्तेमाल करने में। कुल मिला के आपका फोन ही एक सर्वेलेंस की डिवाइस बना दी गई थी। स्पाईवेयर बनाने वाली कंपनी थी इजराइल की, और ये पहली कंपनी नहीं थी। पिछले कुछ सालों से ये चीज बहुत अच्छी तरह से वेल प्रूवन है कि इजरायली कंपनीज की एबिलिटी, उनकी क्षमता आपके डिजिटल कम्युनिकेशन, आप जो स्मार्टफोन से बात करते हैं, इंटरनेट पे बात करते हैं, उसको ट्रैक करने की बहुत ज़्यादा है। तो किसी ने हिजबुल्लाह का थिंक टैंक में एक आइडिया निकाला कि हम एक काम करते हैं, हम एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। हम वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जो आज की डेट में इस्तेमाल ही नहीं हो रही। हम पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। हम लैंडलाइन फोन्स यूज़ करते हैं जो एक तार से कनेक्टेड होगी, उसमें कोई इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई क्लाउड का इस्तेमाल नहीं, कोई गूगल या कोई ऐसी वेस्टर्न कंपनी का रोल नहीं है। आपके स्मार्टफोन में या तो आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं या एप्पल यूज़ करते हैं, दोनों ही अमेरिकी कंपनियों के टेक्नोलॉजी पे चलती है। गूगल हो गई, एक एप्पल हो गई। तो उनका ये विचार था कि ये सारी वेस्टर्न कंपनीज हैं जो हमारे दुश्मन हैं, तो क्यों ना हम ऐसे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें जिसमें कोई ग्लोबल कंपनी उसमें ना हो और कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ ना हो, कोई क्लाउड का यूज़ ना हो। तो एक स्टेप पीछे जाके 90s की टेक्नोलॉजी उठा ली गई, लैंडलाइन फोन्स, पेजर्स, और माना गया कि ये सेफ होगा। पेजर्स जो कि छोटे भी होते हैं, तो पेजर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो उनके की ऑपरेटिव्स हैं, जो उनके हिजबुल्लाह से जुड़े हुए जो लोग होंगे, उनको दिया गया। यहाँ तक कि अब कल ये सामने आया कि जो ईरान के एम्बेसडर है वहाँ पे, उनके पास भी वो पेजर था। जबकि आज के डेट में कोई हाई प्रोफाइल शख्स खुद पर्सनल पेजर यूज करता होगा, ये इस पे लोगों को शक था। उन्हें ये लगा कि चूंकि हम पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इजरायली एजेंसीज के लिए मुश्किल होगा इसको इंटरसेप्ट करना। और अगर इंटरसेप्ट कर भी लें तो चूंकि पेजर्स में कोई डॉक्यूमेंट, कोई कैमरा नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान नहीं होता, कोई फोटो या वीडियोस नहीं जाते, तो इंफॉर्मेशन भी उस लेवल की नहीं होगी कि जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, जिसका कोई बहुत ऑपरेशनल इम्पैक्ट हो। कम्युनिकेशन भी हो जाएगा, बात कम्युनिकेट भी हो जाएगी, और रिस्क भी कम होगा। तो इसको एज अ डी-रिस्किंग की तरह देखा गया कि ये बड़ा अच्छा हमने एक उपाय निकाल लिया। दो गलतियां की उन्होंने। पहली गलती उन्होंने ये की कि पेजर्स का कमर्शियल एक्विजिशन किया, और यहीं पे एक पूरी समस्या आती है। आप आज के डेट में एक ग्लोबल सप्लाई चेन के पार्ट हैं। जो पेजर, कल जब ये फोटोग्राफ्स आने शुरू हुए सोशल मीडिया पे, तो हमारी टीम ने जो उनकी मार्किंग्स थी, जो डिवाइसेस जो बचे थे घटनास्थल पे, उनकी मार्किंग्स के आधार पे हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया कल शाम में कि ये एक ताइवान की कंपनी है, गोल्ड अपोलो। वो उनकी ब्रांडिंग थी। आज सुबह उस कंपनी का स्टेटमेंट ये आया है कि ब्रांडिंग तो हमारी है, लेकिन हमने बनाने के लिए सब कॉन्ट्रैक्ट एक हंगरी में कंपनी है, BAC कंसल्टिंग, उनको दिया हुआ है। अब कंपनी का नाम ही है कंसल्टिंग। इसका मतलब ये भी श्योरिटी नहीं है कि वो मैन्युफैक्चर भी वही कंपनी खुद कर रही होगी। ये भी संभव है कि उसने किसी और को दे रखा हो, और वहां से ताइवानी कंपनी के ब्रांडिंग के साथ हिजबुल्लाह को वो कमर्शियली, मतलब व्यापार, जैसे हम होलसेल में कोई सामान खरीदते हैं, तो हिजबुल्लाह उस तरह से उसको अक्वायर करता था, उस तरह से वो खरीदता था। अब इसमें दो बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट हैं। मान लीजिए हम लोग मोसाद के ऑफिस में बैठे हुए हैं, और हमें ये जानकारी आ जाती है कि मोसाद की हिजबुल्लाह के हर ऑपरेटिव के पास एक पेजर होता है। ठीक। सबसे पहले हमें ये जानकारी उसमें ये होनी चाहिए कि भाई वो पेजर आखिर आ कहाँ से रहा है। उसके बाद हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि वो जो पेजर आ रहे हैं उनमें से कौन सा लॉट अब जाने वाला है। यानी ये बहुत ही एडवांस्ड, बहुत ही सॉलिड इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि ये अभी अभी हिजबुल्लाह ने ऑर्डर प्लेस किया है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग वहां हो रही है, और इस चैनल से वो आ रहा है। और जब ये आपके पास सारी सूचना हो इंटेलिजेंस से, तो आपको एजेंट्स चाहिए ग्राउंड पे, जो जाके इस सप्लाई चेन के लूपहोल का फायदा उठाएं। और चूंकि रिमोटली पेजर बम नहीं बनाया जा सकते, तो आपको उस डिवाइस में कुछ फिजिकल चेंज करना पड़ेगा। कुछ आपको ऐसे एक्सप्लोसिव प्लांट करने पड़ेंगे जिसका आप इस्तेमाल बाद में रेडियो सिग्नल के थ्रू उसको एक्टिवेट करने में करेंगे। यानी पेजर्स को पेजर से पेजर बम बनाने के लिए एक बहुत ही इलाबोरेट
प्लानिंग हुई होगी जो अभी तक हमें समझ में आता है, महीनों अगर सालों नहीं तो कम से कम महीनों लगे होंगे, और बहुत क्रिटिकल इंटेलिजेंस के साथ साथ टेक्निकल कैपेबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए, टेक्निकल सामर्थ्य तो चाहिए, लेकिन उसके साथ आपको ग्राउंड पे एजेंट्स भी चाहिए जिन्होंने इस चीज को एक तरह से एग्जीक्यूट किया होगा कि हर उस डिवाइस में, और वही डिवाइसेस जो जाने हैं लेबनान, ऐसा नहीं वो डिवाइसेस कहीं और पहुंच जाए, वही वो डिवाइसेस जो लेबनान जाने हैं उनमें कुछ ऐसे फिजिकल मॉडिफिकेशंस किए जाए, कुछ ऐसी चीजें प्लांट की जाए जो बाद में एक्सप्लोसिव की तरह ट्रिगर करने पे वो बिहेव करे। तो ये अभी तक की जो सबसे जो प्लॉजिबल थियरी हम कहते हैं, वो ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस चीज पे अग्री हो रहे हैं कि यही एक मॉड्यूल है जो संभव लगता है। एक और गलती की, मैं थोड़ा सा जोड़ता हूँ, एक और गलती की हिजबुल्लाह ने, उन्हें लग रहा था कि वो बहुत ही खुफिया एक अच्छा बहुत ही सुरक्षित ऑपरेशन चला रहे हैं पेजर के थ्रू, लेकिन आप ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर एक भीड़ है, लाखों लोगों की भीड़ है, और उसमें कोई आपसे कहे कि पहचानो हिजबुल्लाह कौन कौन है ऑपरेटिव, तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कल को ये जानकारी आ जाए कि ऐसे लोग जिनके हाथ में पेजर दिखे वो हिजबुल्लाह के लोग हैं, तो आज के डेट में 2024 में जहां पेजर कोई बहुत पॉपुलर नहीं है, वहां पेजर का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह ने एक बैकडोर एंट्री इजराइल की एजेंसीज के लिए खोल दिया कि हिजबुल्लाह ऑपरेटिव्स को पहचान करना आसान हो गया, इजीली आइडेंटिफिकेशन हो गया इनका, कि लेबनान में अगर कोई पेजर लेके घूम रहा है ना, तो इसका मतलब चांसेस इस बात के ज्यादा हैं कि वो कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह से जुड़ा होगा। कुछ दूसरे लोग भी हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग होंगे जो उस नेटवर्क का पार्ट होंगे, और कल यही हुआ। ये मोटी मोटी थी। ठीक है, अब ये समझाइए कि आपने कहा कि उसमें प्लानिंग के तहत एक्सप्लोजिव फिट कर दिया होगा, कैसे वो ट्रिगर हुआ होगा और अचानक इतनी सारी डिवाइस पे वो कैसे ब्लास्ट हो गया? फिर आ जाते हैं हम लोग एफएम रेडियो की तरफ। ठीक है, एफएम रेडियो जब आप ऑन करते हैं तो क्या होता है, हम जब ऑन करते हैं तो एफएम रेडियो एक्टिवेट होता है, वो रेडियो सिग्नल्स को रिसीव करना शुरू करता है, और जहां पे उसे ऐसे सिग्नल मिलते हैं जिसमें कोई कंटेंट साउंड का आ रहा हो, उसे वो कन्वर्ट करता है मोटा मोटा, मतलब एक तय फ्रीक्वेंसी, तो हम वहां रेडियो सिग्नल से ट्रिगर होके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, बेसिक साइंस, इसको कोई बहुत ज्यादा वो कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। रेडियो सिग्नल्स ट्रिगर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को, और डिवाइस साउंड क्रिएट करती है। पेजर में थोड़ा रेडियो सिग्नल्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, लाइट जलती है, मैसेज दिखता है, यही है बेसिक। अब ट्रिगर करने का एक ही तरीका है, रेडियो सिग्नल्स, और रेडियो सिग्नल एक ओपन फील्ड है, उसको मैनिपुलेट करना शायद ज्यादा आसान होगा बनिस्बत अगर आप कहें किसी का व्हाट्सएप हैक करना, अनलेस कि आप उसे किसी लिंक पे क्लिक ना कर दें, व्हाट्सएप को हैक करना ज्यादा मुश्किल है। लेकिन रेडियो सिग्नल्स और ऐसे रिसीवर्स जो कि डिजाइन ही है रेडियो सिग्नल्स को कैच करने के लिए, अगर आपको पता है क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या बिल्डअप है, क्या मेक है, तो आप रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल करके किसी डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके लाइट को टर्न ऑन कर सकते हैं, उसमें एक इग्निशन का काम आप जो बेसिक, ये बात बिल्कुल समझने वाली बात होगी कि कोई जिस तरह के अगर हम लूज भाषा में कहें, जिस तरह के बारूद का इस्तेमाल हुआ होगा, तो वो एक्सप्लोसिव भी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही सेंसिटिव होने चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में और एक डेफिनेट टेम्परेचर या डेफिनेट ट्रिगर पे वो एक्सप्लोड करने चाहिए। तो ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल हुआ होगा ट्रिगर करने के लिए, क्योंकि एक साथ फिजिकली हजारों डिवाइसेस को ट्रिगर करना संभव नहीं है। कोई इंटरनेट डिवाइस तो है नहीं कि आपने कोई इंटरनेट से कुछ उसमें सॉफ्टवेयर रिप्रोग्रामिंग कर दी, वो भी संभव नहीं है। तो रेडियो सिग्नल्स ही इकलौते ऐसा एक द्वार है जिससे आप उन सारे दरवाजों को खोल सकते हैं। तो आपका कहना है कि उस सिग्नल, अच्छा ये इसमें ये बताइए कि क्या वो लेबनान में ही बैठकर किया गया होगा या इजराइल से भी वो उन रेडियो सिग्नल को एक्टिवेट किया जा सकता है? रेडियो सिग्नल भेजने के लिए तो आप स्पेस से भी रेडियो सिग्नल भेज सकते हैं। हम जो टीवी देखते हैं, सैटेलाइट फोन जो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिन फ्रीक्वेंसी पे वो पेजर चलते होंगे उन्हीं फ्रीक्वेंसी का सारा खेल होगा। तो रेडियो सिग्नल्स का डिस्ट्रीब्यूशन दरअसल आज के ज़मानों में तो बहुत सारे टावर हो गए हैं। पहले आप देखते होंगे कि 2 तरह के टावर दिखते थे। अगर आप 90s में अगर आप भारत का भ्रमण कर रहे होंगे तो या तो टेलीफोन टावर होता था या रेडियो टावर होता था। 2 तरह के टावर होते थे उस समय। टेलीफोन का मतलब मोबाइल नहीं, लैंडलाइन। हाँ, तो
डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो लोकल टावर्स हिजबुल्लाह के पास तो होंगे ही होंगे, वो कोई बहुत उसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। इजराइल की एजेंसीज के पास इतनी कैपेबिलिटीज आज के डेट में बिल्कुल होगी कि एक बेसिक रेडियो सिग्नल को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं इसकी जानकारी उनके पास तो होगी। अगेन ये उस तरह की स्टोरीज में है जिसमें से पत्रकार के तौर पे अगर आप पूछें कि आप कितना जानते हैं और कितना नहीं जानते हैं, तो किसी भी पत्रकार को बहुत ही सावधानी से कहना चाहिए कि जितना हम नहीं जानते हैं वो ज्यादा है और जो हम जानते हैं वो बहुत कम है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसे हम नकार सकते हैं, जैसे साइबर हैक की थियरी को नकारने के लिए हमारे पास ज्यादा एविडेंसेस हैं। बिल्कुल। और रेडियो सिग्नल और फिजिकल मैनिपुलेशन और सप्लाई चेन एक्सप्लॉयटेशन, ग्लोबल सप्लाई चेन एक्सप्लॉयटेशन, इस थियरी का कॉम्बिनेशन को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा सबूत हैं। तो हम लोग उस थियरी पे भरोसा कर रहे हैं। ये खास चीज और मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे विदेश मंत्री अभी कुछ दिनों पहले जर्मनी गए थे, उनका एक टॉक था चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसे आप देखिएगा। एक खास बात, उनसे एक सवाल पूछा गया कि कम्युनिकेशन के बारे में, कि कम्युनिकेशन के बारे में भारत सरकार से जुड़ा कोई किसी पॉलिसी पे सवाल था। उनका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है और ये अभी पिछले हफ्ते की बात है। एस जयशंकर कहते हैं कि आप कैसे तय करेंगे कि कम्युनिकेशन का खर्चा और आपकी सिक्योरिटी का खर्चा दोनों अलग अलग है। उन्होंने 5G का एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा जब 5G शुरू हुआ तो 2-3 ऑप्शंस थे सारे देशों के पास। यूरोपियन सॉल्यूशंस थे, कोरियन सॉल्यूशंस थे, अमेरिकी कंपनीज थी। भारत में 5G का रोल आउट अमेरिका और यूरोप से लेट हुआ। हम लोग ना लेट शुरू किया और हमारा 5G रोल आउट ज्यादा महंगा भी था, हमें ज्यादा खर्च करने पड़े। भारत सरकार के पास ऑप्शन था इस बात का कि वो चाइनीज कंपनीज का को अलाउ कर सकती थी। चाइनीज कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो चाहती थी उस समय करना। भारत का जो 5G स्टैक है वो इंडियन स्टैक है, इंडियन कंपनीज का बनाया हुआ है, हार्डवेयर इंडियन, सब कुछ इंडियन स्टैक है, इसलिए महंगा हुआ, लेट भी हुआ, लेकिन आज के डेट में है इंडियन। एस जयशंकर ने यह कहा कि आप कैसे वैल्यू करेंगे आगे चल के कि ये सस्ता था या महंगा था, क्योंकि अगर आप फॉरेन आर्किटेक्चर पे रिलाई करते हैं, अगर आप फॉरेन हार्डवेयर, फॉरेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसमें, कल को जब उसका इस्तेमाल आपकी सिक्योरिटी को चैलेंज करने में होगा तो फिर आप वो खर्च कैसे हाथ जोड़ेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन है कि कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी, डिक्शनरी में ये दोनों अलग अलग चीजें हो सकती हैं, बिल्कुल, लेकिन शायद और कल ये चीज साबित हो जाती है कि कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि क्यों सरकार ने अभी भी BSNL को रखा हुआ है, कोई इस्तेमाल तो करता नहीं, बंद क्यों नहीं कर देते। कम्युनिकेशन अगेन एक नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई चीज है। हिजबुल्लाह के पास अगर अपनी कैपेबिलिटी होती खुद का पेजर बनाने की, खुद के डिवाइसेस को डेवलप करने की, तो उन्हें किसी दूसरी कंपनी से जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं है वहां से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। और इस ग्लोबल सप्लाई चेन के लूप होल को एक्सप्लॉइट करने में जिन लोगों ने भी किया, माना जा रहा है कि इजराइल ने किया, लेकिन जिन लोगों ने भी किया उन लोगों ने इसी लूप होल का इस्तेमाल किया। इसीलिए कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी आज के डेट में कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है। आपका फोन और आपकी सुरक्षा साथ साथ चलते हैं। अच्छा, इसमें अब 2 छोटे छोटे सवाल जो सबके जहन में होंगे कि चलिए पेजर में तो कर दिया इस तरीके से ब्लास्ट, मोबाइल पे क्या पॉसिबल है किसी के मोबाइल पर, मतलब उसमें तो हमें लॉट पता नहीं है ना कि विकास वर्मा के पास कौन सा लॉट आने वाला है, XYZ के पास लॉट कौन सा आने वाला है, उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस तरीके के ब्लास्ट की। और जो रेडियो फ्रिक्वेंसी से चलने वाली और डिवाइसेस हैं, क्या उनमें ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं? गाड़ी में FM लगा होता है किसी की गाड़ी में, कितनी संभावना है जो ये हमने पूरा सिनेरियो देखा जिस तरीके से? 2 अलग अलग चीज़ों का जिक्र किया, एक रेडियो फ्रिक्वेंसी पर चलने वाली चीज़ें और एक हमारे स्मार्टफोन डिवाइसेस जो इंटरनेट बेस्ड है। रेडियो फ्रीक्वेंसी पे चलने वाले डिवाइसेस हैं, उनका जब तक कि फिजिकल एक्सेस किसी के पास ना हो तब तक उसका इस्तेमाल आपको नुकसान पहुंचाने में किया जा सकता है। इसको लेकर के बहुत चिंता की जरूरत नहीं है। इस केस में भी अगर आपकी कार में मान लीजिए FM रेडियो है, अगर उस
का एक्सेस किसी बहुत बड़े स्टेट की किसी एजेंसी, और आप किसी स्टेट के दुश्मन हैं, आप सपोज आप चाइना के दुश्मन हैं, आप इंडिया में रह रहे हैं, तो आपकी गाड़ी का एक्सेस भी किसी ऑपरेटिव के पास होना चाहिए। आम लोगों को मुझे नहीं लगता कि इस चीज को बहुत उनका थ्रेट परसेप्शन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। जहां तक स्मार्टफोन डिवाइसेस की बात है, हमारे स्मार्टफोन्स हो गए, हमारे टैबलेट्स और बाकी चीज कंप्यूटर्स हो गए, उसका मिसयूज तो हो सकता है, लेकिन आपका स्मार्टफोन रातों रात बम बन जाएगा इसकी संभावना नहीं है, फिलहाल आज के डेट में तो नहीं है। आपके स्मार्टफोन से आप पे जासूसी हो सकती है, आपके स्मार्टफोन से आपका कम्युनिकेशन, आप किससे मिलते हो, कहाँ जाते हो, कितना पैसा कमा रहे हो, क्या आदान प्रदान कर रहे हो, ये चीजें तो निकल सकती हैं। आपकी ब्लैकमेलिंग हो सकती है, आपकी सुरक्षा को खतरा इस तरह से हो सकता है कि उस जानकारी का आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, किससे मिल रहे हो, इन चीजों का तो हो सकता है। लेकिन रातों रात कोई दूर बैठा आपके स्मार्टफोन को बम बना देगा, ये तभी संभव है जब आपका स्मार्टफोन किसी के पास जाए, उस स्मार्टफोन में कोई फिजिकली ऐसा टिंकरिंग करे और उसके पास इतनी सामर्थ्य, उतनी उसके पास होनी चाहिए कि वो उस तरह का एक्सप्लोसिव, सोफिस्टिकेटेड एक्सप्लोसिव उसमें डाल सके। तो आम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका स्मार्टफोन कल को बम बन जाएगा। स्मार्टफोन्स, हमारे देश में कई ऐसी घटनाएं हुई होंगी कि स्मार्टफोन्स फट गए हीट की वजह से, लेकिन वो अचानक से नहीं होता, वो गर्म होती है बैटरी गर्म होगी, आपको एहसास होगा। इस केस में किसी को एहसास नहीं हुआ, किसी का डिवाइस गर्म नहीं हुआ, किसी ने दूर नहीं रखा, किसी ने ऑफ नहीं किया, अचानक से लोगों के पॉकेट में से फटना शुरू हो गया, हाथ में से फटना शुरू हो गया। तो स्मार्टफोन का गर्म होना और पेजर का फटना, ये दो अलग अलग चीज है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पेजर्स से जुड़ी थ्योरी थी, और कल से जो बातें चल रही थी, कई बार बात आई कि ये साइबर अटैक है, अलग अलग जो थ्योरी थी उसको बड़े ही आसान भाषा में आपको समझाया गया है। और भी आपके कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और इस मामले में आगे जो भी अपडेट आता रहेगा और इन डेप्थ जो रिसर्च होती रहेगी, जो भी अपडेट आएगा लल्लन टॉप के जरिए हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।